हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमन बंसल। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस के ऊपर रहेगी। हम फर्स्ट चैप्टर संविधान क्यों और कैसे, जिसके अंदर एडिशन अपडेशन की अपडेट किया गया है सीबीएसई की तरफ से। संविधान क्यों और कैसे, संविधान एक जीवंत दस्तावेज और हमारे फंडामेंटल राइट्स को इसको एक ही चैप्टर में डाल दिया गया है। 2 वीडियो के अंदर आपको फुल चैप्टर कवर करा दूंगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं पहले वीडियो की ओर, पहले टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम समझते हैं संविधान क्या होता है। व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान क्या है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊं, संविधान क्या है। संविधान नियम कानूनों का समूह है जिसके द्वारा देश का शासन चलाया जाता है। देखिए, किसी देश के शासन को चलाने के लिए नियम और कानून की बहुत ज़रूरत है। अब आप इसे एक देश पे या आप इसे कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। छोटे लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। एक स्कूल है, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। एक प्रिंसिपल भी होता है, एक वाइस प्रिंसिपल भी होता है, एक पियून की ड्यूटी भी होती है वहाँ पर। तो उन सभी के लिए नियम है। फॉर एग्जांपल, अगर टीचर का कहीं पे पीरियड है, क्लास लेने का टाइम है, तो उसे जाना ही पड़ेगा। पीटी का पीरियड है तो आपको पीटी का पीरियड दिया जाएगा। तो ये सारे नियम कानून ही तो है। मान लीजिए आपका कोई पीरियड चल रहा है, टीचर नहीं आ रहा, लंच टाइम पे लंच नहीं करने दे रहे, तो यहाँ ये नियम कानूनों के अभाव है ना। आपकी व्यवस्था ख़राब हो गई। आप जिस चीज़ के लिए स्कूल जाते हैं ना तो आपकी पढ़ाई हो पा रही, हल्का फुल्का सा फन भी यानी पीटी का पीरियड भी आपको नहीं मिल रहा, कोई सुनवाई भी नहीं हो रही, तो इससे अव्यवस्था फैलती है। इसीलिए हमें एक संविधान की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? एक व्यवस्था बनाता है। अब संविधान होता क्या है, बेसिक सी बात है, नियम और कानूनों का समूह जिसके द्वारा शासन चलाया जाता है। आप कहीं भी लगा लीजिए, आपके घर में भी नियम कानून हैं, संविधान वाले नहीं हैं, पर घर को ठीक तरीके से चलाने के लिए मदर फादर की तरफ से कुछ नियम कानून है, तो उसी के हिसाब से आप फॉलो अप करते हो और आपका जो घर है उसकी व्यवस्था बनी रहती है। इसी चीज़ को संविधान बोला जाता है। नियम कानूनों का समूह जिसके द्वारा एक देश का शासन चलाया जाता है। तो चलिए बाय द डेफिनेशन समझते हैं। संविधान, एक मिनट। संविधान ऐसे नियम व सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार शासन के विभिन्न अंगों का संगठन। अब शासन के विभिन्न अंग हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार और भी सरकारी संस्थाएं हैं। तो जो शासन के विभिन्न अंग हैं उनका क्या करता है, ये संगठन करता है, उन्हें एक जगह ऑर्गेनाइज करता है, उनको शक्तियाँ देता है। भाई फॉर एग्जांपल, मैथ्स वाले टीचर के पास मैथ्स के पीरियड लेने की शक्ति है, पोल साइंस वाले टीचर के पास पोल साइंस पढ़ाने की शक्ति है। तो ये सारी चीज़ें ही कानूनन होती हैं। नागरिकों और राज्य से यहाँ पर मतलब आप सरकार समझ सकते हैं। पोल साइंस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें राज्य का अर्थ देश से है। राज्य का अर्थ क्या है, स्टेट। आप जब आर्टिकल 12 पढ़ते हैं, हमारे आर्टिकल में डेफिनेशन ऑफ स्टेट दे रखी है, जिसका मतलब सरकार भी होता है, देश भी होता है, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो नागरिकों और सरकार या देश के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं। इसी चीज़ को संविधान बोला जाता है, जो क्या करता है, शासन के विभिन्न अंग, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार एटसेट्रा, उनको संगठित करता है, उनको शक्तियाँ प्रदान करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या शक्तियाँ हैं और लोकल गवर्नमेंट की क्या क्या शक्तियाँ हैं। ये सारी चीज़ें कौन करता है, हमारा गवर्नमेंट, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिसाइड करता है। नागरिकों के बीच, सिटीजन्स के बीच, और राज्य यानी गवर्नमेंट कह लीजिए या स्टेट मैं लिख दूँ यहाँ पे, उनके बीच के संबंधों को स्थापित किया जाता है संविधान के द्वारा। इन नियमों के समूह को ही संविधान कहते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए नियम होंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये कर सकती है। जैसे कि मैं समझता हूँ, देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट है, उसके अंदर स्थानीय सरकार है। इसका जो लिमिटेशन है वो तीनों के अंदर है। स्टेट गवर्नमेंट का अपनी स्टेट ये वाली सीमा उसकी, और स्थानीय सरकार में वो कर सकती है, स्थानीय सरकार इसी सीमा के अंदर अपने कार्य चला सकती है। तो ये सारी जो सीमाएँ हैं ये हमें कौन बता रहा है, हमारा संविधान बता रहा है। बिल्कुल शॉर्ट में, संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके अंदर नियम और कानूनों का समूह होता है जिसके द्वारा देश का शासन चलाया जाता है। डेट्स ऑल। हमारे भारतीय संविधान की कुछ विशेषता बताता हूँ। हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये विशेषताएँ और हमारे संविधान को हमारे प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही बनाया गया था, हमारे लिए, बाय द पीपल फॉर द पीपल। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें एक संविधान की आवश्यकता क्यों है। जिसे ये समझ आ गया संविधान क्या होता है, उसे एक बेसिक सी बात भी समझ में आ गई होगी। संविधान की ज़रूरत शासन चलाने के लिए,
हाँ या ना। व्यवस्था बनाने के लिए, 2 बात तो हमने क्लियर कर ली। और देखते हैं इसके अंदर हमने क्या लिख रखा है, उनको एक्सप्लेन करते हैं। पहला, देश का शासन चलाने के लिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है, देश का शासन चलाने के लिए। अगर ये नहीं होगा, शासन नहीं चल पाएगा। सरकार की रचना की जानकारी मिलती है। हमारा संविधान हमें बताता है कि हमारी जो सरकार है उसकी रचना कैसी है, क्या वो लोकतंत्र से बनी है, क्या वो तानाशाह है, क्या वो राजतंत्र है। इसकी जो हमें जानकारी प्रदान करता है वो हमारा संविधान करता है। देश की शासन प्रणाली की जानकारी मिलती है, देश में किस प्रकार का शासन चलाया जा रहा है, क्या समाजवाद पर आधारित है, पूंजीवाद पर आधारित है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन सारी चीज़ों को किस प्रकार शासन किया जा रहा है, ये सारी चीज़ हमें कौन बताता है, हमारा संविधान बताता है। सीमाओं का उल्लेख करता है। हमारा संविधान क्या करता है, सीमाओं का उल्लेख करता है। अभी मैंने क्या बताया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो बड़ा सर्कल है ये केंद्रीय सरकार है, ये जो मिडिल सर्कल है ये स्टेट गवर्नमेंट है, और ये वाली ये लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप है वो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक पूरे में है। स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट और अपनी स्थानीय शासन के अंदर है। स्थानीय शासन का जो शक्तियाँ हैं वो यहाँ से यहाँ तक है अपनी लोकल गवर्नमेंट के अंदर। तो ये सीमाएं किसने बताई कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ से यहाँ तक काम कर सकती है, राज्य सरकार यहाँ से यहाँ तक काम कर सकती है, पर जो लोकल गवर्नमेंट है उसका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र अधिकार है, वो यहीं तक है। ये सारी चीज़ हमें हमारे संविधान ने बताई है। आप सभी को पता होगा केंद्र सरकार सर्वोच्च सरकार होती है, सबसे उच्च पद की सरकार हमारे देश के अंदर होती है, तो उसका पूरे देश पर अस्तित्व होता है, वो पूरे देश के लिए काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार अपनी स्टेट के लिए, यूपी गवर्नमेंट यूपी के लिए काम करेगी, दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली के लिए काम करेगी। तो ये चीज़ हमें पता कैसे चलती है कि किसकी सीमाएं कहाँ तक है, क्या यूपी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल दिल्ली में अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं पर यूपी में नहीं है, यूपी वाली सरकार देखे, इसलिए केजरीवाल जी के द्वारा एक चीज़ करी गई है, उन्होंने दिल्ली में जो अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, दिल्ली वासियों को सुविधा रहे, आधार कार्ड वाली फैसिलिटी कर दी कि जो आधार कार्ड दिखाएगा दिल्ली का सिटीज़न होगा, सॉरी दिल्ली का रहने वाला होगा, उसको ही इलाज वहाँ पर मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर कर दी गई है। तो ये चीज़ बताई किसने कि दिल्ली स्टेट है, उसके अंदर यूपी का व्यक्ति इलाज नहीं करा सकता, संविधान ने हमें अधिकार दिया, संविधान के अंदर ये बात करी गई है। आगे बढ़ते हैं। अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख करता है। हमारा जो संविधान है हमें हमारे अधिकार का उल्लेख और कर्तव्यों का उल्लेख करता है, हमें बताता है कि हमारे अधिकार क्या हैं। मैं अक्सर अपनी क्लासेस में बताता हूँ कि स्वतंत्रता का अधिकार, शाब्दिक अर्थ क्या है, आज़ाद हैं आप, यानी आज़ादी का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, आप पूर्ण रूप से आज़ाद है। पर क्या इसका मतलब है कि तुम मेरे घर में घुस सकते हो, भाई तुम तो आज़ाद हो, अधिकार है तुम्हें, तुम कुछ भी कर सकते हो, क्या मेरे घर में घुस सकते हो, नहीं घुस सकते। तो अधिकार, ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, आप कहीं भी जा सकते हैं पर किसी के निजी स्पेस में, निजी वातावरण में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आप भारत की सीमा के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, परंतु आप मेरे घर में नहीं घूम सकते, वो मेरा प्राइवेट स्पेस है। इस चीज़ की सीमा मैं तुम्हें किस अधिकार से रोक रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ क्योंकि हमारा संविधान इस अधिकार का उल्लेख करता है कि तुम्हारा ये अधिकार कहाँ तक स्टैंड करता है। समझ में आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, महिलाओं को, हमें समानता का अधिकार है, महिला पुरुष समान है, ठीक है, पर महिलाओं को प्रेगनेंसी के वक्त छुट्टी दी जाती है, तो वो तो असमान हो गया, तो विशेष सुविधा हो गई। अब तो तुम असमान, पुरुष को तो नहीं मिलती, भाई पुरुष को वो कंडीशन भी तो नहीं हो सकती, वो एक विशेष स्थिति है, जो प्रेगनेंसी वाली स्थिति है वो एक विशेष स्थिति है। तो इन सारी चीज़ों का उल्लेख कि यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है, ऑफिस में वर्क करती है और उसे छुट्टी दी जा रही है, ये बात किसने बताई, यहाँ पर तो समानता ब्रेक हो गई, उसे तो छुट्टी दे दी मेडिकल कंडीशन की वजह से। तो यही चीज़ का उल्लेख करना हमारे संविधान का काम है। कर्तव्य का उल्लेख, हमारे क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को किस तरीके से फॉलोअप करना है, ये सारी चीज़ हमें कौन बताता है, हमारा संविधान बताता है। समाज के लक्ष्यों और आदर्शों को स्पष्ट करना, संविधान क्या करता है, समाज के लक्ष्यों और उनके आदर्शों को क्लैरिफाई करता है, स्पष्ट करता है, सिंप्लीफाई करता है कि जो हमारा समाज है उसका लक्ष्य क्या है, जन कल्याण, समानता, पिछड़े वर्गों को आगे लेकर जाना। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बता रहा है, संविधान। इसी के द्वारा हमें समानता दिया गया है, आरक्षण दिया गया, जिससे कि जो पिछड़े वर्ग हैं, दलित लोग हैं, वो भी आगे विकास कर सके। तो हमारे समाज का लक्ष्य क्या है, जन कल्याण, समानता
एटसेट्रा। तो ये चीज़ हमें पता कैसे चली कि हमारा देश है, जो हमारा संविधान है, वो किस लिए काम कर रहा है? जन कल्याण के लिए काम कर रहा है और समानता के लिए काम कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा समानता लाने की कोशिश की जा रही है, लोगों का विकास कह सकते हैं आप। हमारे समाज का लक्ष्य क्या है? विकास। ठीक है, तो ये था कि हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब हम जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कि ऐसा तो नहीं कहीं से। एक मिनट, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ जानते हैं। एक संविधान सभा का गठन किया गया। भारत की राजनीतिक गुत्थी को सुलझाने के लिए एक मिशन, एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार ने भारत भेजा। इस मिशन ने भारत के लिए संविधान निर्माण के कार्य को पूरा करने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया। संविधान सभा की डेफिनेशन क्या है? संविधान बनाने वाली सभा संविधान सभा कहलाई। आएगा नहीं, बेसिक सी बात है। तो ये कैबिनेट मिशन, एक उस समय ब्रिटेन में सरकार बनी थी लेबर पार्टी की, लेबर दल या लेबर पार्टी, वो थोड़ी भारत के प्रति और भारत में कुछ इस प्रकार गतिविधियाँ भी हो रही थी। तो उन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा कि जाओ वहाँ पर एक संविधान सभा का गठन करके आओ, जिनके द्वारा भारत का संविधान तैयार हो सके और भारत अपने संविधान को लागू कर सके और अपनी कार्यकारिणी आगे बढ़ा सके। 4 व्यवस्थाएं थी। इस कैबिनेट मिशन ने 4 व्यवस्थाएं रखी भारत के सामने। पहला, संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी होगी? 389 होगी। 296 प्रांतों से होंगे, 93 रियासतों से होंगे। जिन बच्चों को रियासत नहीं पता, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, उन्हें बता देता हूँ। रियासत भारत में वो इलाके थे जो स्वतंत्र थे। स्वतंत्र इन द सेंस उस पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं था। वहाँ पर राजा हुआ करते थे, जिन्हें रजवाड़े, इनको रजवाड़े भी कहा जाता था। वो राजा वहाँ पर शासन करते थे। फॉर एग्जाम्पल, भारत में इस समय प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री का पद है। पहले रजवाड़े या रियासत हुआ करती थी, जहाँ पर एक राजा या एक शासक होता था, वो सरकार से अलग अपनी सीमा के अंदर अपना शासन चलाता था। इसे कहते हैं रियासत। ये पहले हुआ करती थी। तो 93 रियासतों से होंगे, 296 अपना प्रांतों से होंगे। पॉइंट नंबर 2, प्रत्येक प्रांत को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। हर प्रांत को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इन्होंने रखा था 10 लाख जनसंख्या इज इक्वल टू 1 लीडर। एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से, एक प्रतिनिधि यहाँ से निकलेगा। इस बात को इन्होंने यहाँ पर पेश किया था कि मान लीजिए किसी प्रांत के अंदर, दिल्ली प्रांत की बात लेते हैं, उसमें 50 लाख लोग हैं, तो वहाँ से कितने सदस्य चुने जाएंगे? 5। 10 लाख पे 1, 50 लाख पे 5। ये बात इन्होंने रखी थी। प्रत्येक राज्य में सीटें जातियों में वितरित होनी थी, जातियों को भी इन्हें भागीदारी देनी थी। रियासतों से जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि की संख्या निश्चित की गई। रियासतों से भी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि आएंगे। यूनि की दबादब रियासतों से ज़्यादा प्रतिनिधि लिए जाना। लिमिटेड थे 93, पर हर रजवाड़े को, एक नहीं 565 रजवाड़े हुआ करते थे जब भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के पास था। 565, तो आप लगा लीजिए अगर एक भी निकला तो 565 कहाँ से आएंगे? इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने ये बात बोली। चुनाव हुआ 296 सीटों पर, जिसमें 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी। नियुक्ति अपॉइंटमेंट हुई 93 सीटों पर, जिसमें 73 मुस्लिम लीग के हुआ करते थे, 15 अदर्स थे। 9 दिसंबर 1946, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट्स आ रही है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस सभा की फर्स्ट बैठक हुई, जिसके जो अध्यक्ष उस बैठक के सच्चिदानंद सिन्हा रहे और ये भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आप कह सकते हैं, कह ही सकते हैं। दूसरी बैठक हुई 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946। सेकंड बैठक, राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, वो स्थायी अध्यक्ष बने और इस बैठक के वो भी थे चेयरपर्सन, चेयरमैन, और स्थायी अध्यक्ष ने बना दिया गया। हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा। उपाध्यक्ष कौन बने? HC मुखर्जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, केवल नाम इम्पोर्टेंट है। वैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव, मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम। 13 दिसंबर 1946, फिर से 2 दिन बाद तीसरी बैठक हुई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका पेश की गई, उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया गया। अब एक समिति और थी, प्रारूप समिति। BR अम्बेडकर 6 मेंबर प्लस 6 मेंबर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और 6 सदस्य और थे। इस
प्रारूप समिति, संविधान का रूप तैयार करने वाली समिति। अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी थे। टोटल 165 डेज, ध्यान से सुनना, कितने डेज? 165 डेज बैठक, सभा की बैठकें हुई, 165 दिनों तक बैठकें हुई। और कितनी बैठकें हुई? टोटल 166 बैठकें हुई। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया, तैयार हो गया, लो जी लो संविधान बन चुका है। और उसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को उसको लागू कर दिया गया। ये था हमारे संविधान को बनाना। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा, प्रारूप समिति, अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष। प्रारूप समिति में बी आर अम्बेडकर जी हमारे जो अध्यक्ष रहे। तो ये सारी प्रोसेस से जिसके थ्रू हमारा जो संविधान है वो तैयार हो गया 26 नवंबर 1949, और 26 जनवरी 1950 को उसको लागू कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता है। जो भारतीय संविधान है उसमें क्या विशेष है जो और संविधानों से अलग बनाता है? लिखित संविधान है भारतीय। अभी मैंने जब स्टार्ट करा था तब मैंने बताया था भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। लिखित है, पढ़ने में, समझने में और लोगों के लिए भी, या हमारी भारतीय जनता के लिए बहुत ईजी रहेगा। लचीला संविधान है। हमारा संविधान लचीला है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसके अंदर आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए ये मुड़ नहीं रहा है तो ये लचीला नहीं है, ये कठोर है। पर हमारे संविधान में, यानी इसमें परिवर्तन नहीं कर पा रहा मैं, या तो ये टूटेगा यानी खराब होएगा। तो उसी प्रकार हमारे संविधान में चेंजेस लाए जा सकते हैं, परिवर्तन लाए जा सकते हैं। तो उसको क्या बोला गया है? लचीला संविधान। लोकतांत्रिक है। हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि उस समय जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनाया गया, लोकतंत्र पर आधारित है, लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। और लोकतंत्र है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। एक बात पॉइंट नोट कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत। धर्मनिरपेक्ष है। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता को ऐड करा गया है, जिसका अर्थ है कि हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है। हमारा देश कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज़ में उसे गिना जाता है, पर भारत किसी भी धर्म का देश नहीं है। ये धर्मनिरपेक्ष यानी इसका कोई धर्म ही नहीं है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। विस्तृत संविधान यानी इलेबोरेटेड संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर आराम से हर प्रावधान को पढ़ा व समझा जा सकता है और समझाया जा सकता है। समझने में बहुत आसान, सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान पूर्ण रूप से उसमें लिख कर समझाया गया है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था 395 आर्टिकल्स थे इसके अंदर, और वर्तमान में 440 प्लस आर्टिकल्स इसके अंदर है। स्वतंत्र न्यायपालिका को सपोर्ट करता है हमारा संविधान, या स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है हमारे संविधान के अंदर। यानी न्यायपालिका किसी के भी प्रति जवाबदेही नहीं है, वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष न्याय करने के लिए काम करेगी। अनूठा संविधान, इतनी सारी विशेषताएं हैं। इधर उधर से प्रावधान उठाए हैं, कुछ प्रावधान अपने बनाए गए हैं भारतीय संविधान के अंदर। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान, और स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान रखता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे संविधान की विशेषता ये अनूठा यानी स्पेशल, औरों से अलग संविधान है हमारे देश का। तो ये थी विशेषताएं। 6 नंबर में बहुत बार पूछता है, रिपीटेड है ये टॉपिक। भारतीय संविधान एक पुष्पगुच्छ है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है सेम, उत्तर एक ही है इसका। भारतीय संविधान एक पुष्पगुच्छ है, एक क्वेश्चन ये। दूसरा, भारतीय संविधान उधार का थैला है। उधार का एक थैला है, एक्सप्लेन कीजिए। उधार का थैला यानी चीज़ें उधार लेकर इस थैले में डाली गई, बेसिक सी बात है। एक पुष्पगुच्छ है यानी एक फ्लावर पॉट है जिसके एक बुके है, बुके जो लेते हैं ना आप लोग इधर उधर, तो एक फूल का एक बुके है जिसके अंदर रोज़, वाइट रोज़, येलो रोज़, पता नहीं कौन कौन से फ्लावर होते हैं। मेरे को तो भाई किसी ने दिया नहीं, ना मैंने दिया, तो ठीक है ना। तो भाई सीधी सी बात है, कोई किसी बाग से निकला है, जो लाल वाला रोज़ है कहीं से निकला, लोटस है, लिली है, किसी और बाग से निकल कर आए, तो एक बुके तैयार करा गया। उसी प्रकार हमारे संविधान के जो प्रावधान है, कोई अमेरिका से लिया है, कोई कनाडा से लिया है, कोई ऑस्ट्रेलिया से लिया है, कोई साउथ अफ्रीका से लिया है। इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे संविधान को क्या बोला जाता है? एक उधार का थैला या एक पुष्पगुच्छ बोला जाता है। तो समझते हैं, देखते हैं क्या क्या हमने कहाँ कहाँ से लिया है। अमेरिका से फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता यानी संविधान सबसे ऊपर है। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? संसदात्मक शासन प्रणाली, सिंगल सिटीजनशिप, विधि निर्माण प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य संबंध। रशिया से लिया है फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। कनाडा से संघात्मक विशेषता है यानी अवशेष शक्तियाँ केंद्र के पास।
अभी मैंने क्या बताया था, केंद्र शक्तिशाली है या नहीं और उसे, तो यही बताया कि कनाडा से हमने लिया है, जो सेंट्रल है, केंद्र सरकार है, अवशेष शक्तियाँ उसके पास और उसे अधिक शक्तियाँ हैं। हमारा पहला पार्ट ख़त्म होता है। अगले पार्ट में एक जो नौवा चैप्टर था इस बुक का हमारा, संविधान एक जीवंत दस्तावेज, उसका थोड़ा सा टॉपिक इसमें ऐड करा है, वो हम कंप्लीट करेंगे। प्लस मौलिक अधिकार को ऐड करा है, मौलिक अधिकार एक क्लास उसी वीडियो के अंदर हम निपटा फेंकेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं और मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे मेरे से क्लास में पूछ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, हैव फन।